नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले क्लास तक हम लोग संधि अध्याय के बारे में विस्तार से चर्चा किए और लास्ट में मैं जितने भी संधि हम लोग पढ़े थे, संधि के 3 प्रकार पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 5 प्रकार, स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़े। उसी में स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि और एक पढ़े थे वृद्धि स्वर संधि। ठीक इतना चीज। वैसे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़े, जो कि पूरे नियमों से घिरे हुए थे। और लास्ट क्लास में मैं अपवादों पे चर्चा किया, सेकेंड लास्ट क्लास में अपवादों पे चर्चा किया था। और लास्ट क्लास में जितने भी हम लोग संधि के नियम पढ़े और संधि के उदाहरण पढ़े, वो कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं। मैं एग्जाम का नाम तो नहीं लिखा, जिस भी एग्जाम में आप, वहां से मैं प्रश्न उठाकर आपको समझाने का प्रयास किया कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना दूसरा अध्याय के रूप में खत्म हुआ संधि। आज हम लोग तीसरे अध्याय के रूप में इस सीरीज के अंतर्गत तीसरे अध्याय के रूप में समास, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। हर एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में संधि का, जिस भी एग्जाम में हिंदी का पाठ्यक्रम है, वहां पर समास आपको जरूर दिखेगा और वहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समास। तो देखिएगा कि यहां पर समास को कैसे परिभाषित कर रहे हैं, समास का अर्थ क्या होता है, समास का विलोम शब्द क्या होता है, सभी पे हम लोग विस्तार से चर्चा करते जाते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, देखो, समास का अर्थ क्या है, संक्षेप। अब संक्षेप से क्या समझे कि जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूं कि यथा कर्म लिखा हुआ हूं। ठीक, ये उदाहरण है अव्ययी भाव समास का। तो ये लिखा मैं यथा कर्म, तो इसका अर्थ क्या होता है, यथा कर्म का अर्थ होता है कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार। तो आप जो वाक्य बोले कर्म के अनुसार बोले ना, कर्म के अनुसार, उसको क्या कर दिए आप, छोटा रूप कर दिए। किस रूप में किए, यथा कर्म। तो यथा कर्म ही क्या हुआ, आपका संक्षेप रूप हुआ किसका, कर्म के अनुसार का। तो यथा रूप क्या कहलाएगा, आपका समास। जबकि कर्म के अनुसार क्या कहलाएगा, उस समास का, किस समास का, यथा कर्म का। यथा कर्म का क्या कहलाएगा, विग्रह कहलाएगा, अर्थात समास का विग्रह कहलाएगा। ठीक है, तो यथा कर्म का संक्षेप में अर्थ क्या हुआ है, कर्म के अनुसार का संक्षेप में अर्थ हुआ है यथा कर्म। इसलिए समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। अगर मान लो आपको समास को ही संधि विच्छेद के रूप में पूछे, समास को संधि विच्छेद के रूप में पूछे, तो आपको आंसर देना है सम प्लस आस, सम प्लस आस। ठीक है, सम जिसमें मां क्या रहेगा, स्वर रहित म रहेगा, अर्थात समास का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस आस होगा। ठीक, इतना चीज। और समास का विलोम शब्द व्यास होता है। समास का विलोम शब्द क्या होता है, व्यास होता है। अगर आपको वहां ऑप्शन में व्यास नहीं दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वहां पे ऑप्शन में व्यास नहीं दिखेगा, तो आपको जरूर रूप से आपको दिखेगा विग्रह। विग्रह, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, कि जहां पे आपको समास का विलोम शब्द व्यास नहीं दिखेगा, वहां पे विग्रह लिखा हुआ दिखेगा। तो विग्रह उस समय क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। अब मान लीजिए दोनों के दोनों ऑप्शन में रह गए, समास का विलोम शब्द, विग्रह भी और व्यास भी, तो उस दौरान हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज। अब आपको एग्जाम में और पूछा जाता है, व्यास का संधि विच्छेद पूछा जाता है, व्यास का संधि विच्छेद पूछा जाता है, व्यास में कौन सी संधि है ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, व्यास को हम लोग संधि विच्छेद के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, व्यास किस प्रकार होगा, वी प्लस आस, अर्थात व्यास। इसमें क्या हुआ है, वी कैसे आया है, छोटे ई की मात्रा प्लस आ आया। ठीक है, छोटे ई की मात्रा प्लस आ, मतलब कि स्वर संधि का उदाहरण है ये। ई का स्वर वर्ण से स्वर वर्ण का मेल हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण। अब बात आती है कौन से स्वर संधि की उदाहरण है, तो वी प्लस आस करने से क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको, व्यास बनता हुआ दिख रहा है। देखो, कहीं पर भी या नहीं था,
कहीं पर भी यह नहीं था, लेकिन संधि करने से यह की उत्पत्ति हुई, और जैसे ही यह की उत्पत्ति हुई उसने वह वर्ण को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो V प्लस आस क्या हुआ, व्यास हुआ, और व्यास किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, तो यण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दिया यहाँ पे कि व्यास कौन से संधि का उदाहरण है, तो वो है यण स्वर संधि का उदाहरण है। आगे चलते हैं, आगे है समास का अर्थ। समझ में आया कि समास का अर्थ होता है संक्षेप, उसका विलोम शब्द होता है व्यास। समास का उद्देश्य या प्रयोजन पूछा जाए तो समास का उद्देश्य या प्रयोजन क्या होता है, कम से कम पदों या शब्दों में, कम से कम पदों या शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना। अभी बोले थे जैसे कि यथा कर्म बोले तो कर्म के अनुसार बोलने के बजाय आप क्या बोले, यथा कर्म। ठीक है, यथा कर्म क्या हो गया, वो समास हुआ किसका, समास विग्रह कर्म के अनुसार का। कर्म के अनुसार को आप शॉर्ट फॉर्म क्या दे दिए, यथा कर्म के रूप में। तो यही तो हुआ कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना। जैसे अजान बाहु, तो यहाँ पे आए 3 पद आए, या एक तो है आ है और दूसरा है जानू है, अजानु बाहु करके बोल रहे हैं, अजानु बाहु। दूसरा पद क्या हो गया, जानू, और तीसरा पद हो गया बाहु। बाहु मतलब कि भुजा, और जानू मतलब कि घुटना। आ मतलब कहां से, भुजा से लेकर घुटने तक। तो भुजा से लेकर घुटने तक के लिए मैं सिर्फ कौन सा शब्द इस्तेमाल में लाया, अजान बाहु। तो संक्षेप करना हो गया, संक्षेप किए हैं, वही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। फिर आगे चलते हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो समास का परिभाषा को देखते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों, यही तो कर रहे थे अभी। एक तो था आपका यथा कर्म, उदाहरण के तौर पे मैं क्या समझा रहा हूं, अभी 2 चीज लिया हूं, एक तो है यथा कर्म है और एक बताया मैं अजानु बाहु। ठीक है, अजानु बाहु में 3 पद हैं, जिसमें से आ उपसर्ग पद के रूप में वहां पर स्थित है। आ उपसर्ग पद के रूप में वहां पे स्थित है, जबकि यथा कर्म में 2 पद हैं, एक है यथा और दूसरा है कर्म। तो यहां पे देखना 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों से मिलकर नया शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम समास बोलते हैं। ये हो गया इसका सिंपल सी इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके गुण पे चलते हैं। देखो गुण क्या है, समास का गुण, समास के लिए कम से कम 2 पद होने चाहिए, कम से कम 2 पद होने चाहिए। उसमें से पहला पद क्या कहलाएगा आपका, पूर्व पद, और दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद। उत्तर पद या पर पद कहलाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या बोले, समास के लिए कम से कम 2 पद। अब देखिए कम से कम 2 पद का अर्थ क्या हुआ, कम से कम आपको 2 पद चाहिए ही चाहिए। अधिक से अधिक का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन कम से कम 2 पद होने ही चाहिए। जैसे अभी मैं एग्जांपल में बताया कि यथा कर्म बोला, यथा कर्म में 2 पद हैं, जबकि आ जानू बाहु में जानू 1 पद हुआ, आ 1 पद हुआ, और बाहु भी क्या हो गया, 1 पद। तो वो तो 3 पद हो गए। तो यही तो बोले कि कम से कम क्या होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए। 2 पद से अधिक हो सकते हैं, लेकिन 2 पद से कम नहीं होंगे कभी भी समास में। फिर है समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद। समास होने पर दोनों पद जैसे कि यथा कर्म हम बताए 2 पद है, जबकि अजानु बाहु में 3 पद है। उसी 3 पद के लिए क्या बोला गया है, या अन्य अधिक पद। अन्य अधिक पद, 2 से अधिक पदों के बारे में बात किया जा रहा है, या अन्य अधिक पद मिलकर क्या करते हैं, एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। तो यही तो हुआ, संक्षिप्त रूप धारण किया, यथा कर्म संक्षिप्त रूप हुआ, और अजानु बाहु भी क्या हो गया, संक्षिप्त रूप हुआ। कैसे संक्षिप्त रूप हुआ, 3 शब्दों से मिलकर बना। एक तो है आ उपसर्ग शब्द के रूप में आया, जानू दूसरा भी आया शब्द के रूप में, तीसरा भी बाहु भी क्या है, शब्द के रूप में। तीनों मिलकर क्या बनाए, एक शब्द बनाए, संक्षेप में एक शब्द बनाए, जिसको हम लोग समासिक शब्द कहेंगे। फिर आगे है समास प्रक्रिया में बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। क्या बोल रहे थे, यथा कर्म। बार बार मैं इसी उदाहरण को आपको अच्छे से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये सब यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी है वो अच्छे से समझ में आए। यथा कर्म बोला तो उसमें क्या लिखा, कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार उसका अर्थ क्या हुआ, कर्म के अनुसार। तो यथा कर्म जैसे ही मैं बोला तो के वाला जो आया, कर्म के अनुसार जो बोले ना, तो के और अनुसार का लोप हो गया। किसमें, यथा कर्म में। यथा और कर्म के बीच में कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा कि के और अनुसार लिखा हुआ।
तो के और अनुसार विभक्ति का क्या हो गया, लोप हो गया। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा है कि समास प्रक्रिया में बीच की विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, अर्थात वह लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। समास होने पर जहां संधि संभव होती है वहां नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। अब इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, पीतांबर। अब मैं जो अभी समासिक पद जो बोला, पीतांबर समासिक शब्द जो बोला मैं, उसमें आपको बहुत दिक्कतें आने वाला है। क्या दिक्कत आएगा, जब हम लोग कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे और बहुब्रीहि समास के बारे में जानेंगे तो वहां पे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल पीतांबर है, तो पीतांबर का संधि विच्छेद अगर आप करने जाओगे तो पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर, त में अवर्ण छुपा हुआ है, अंबर में अवर्ण है, अ और अ मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाए, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हुआ पीतांबर। ठीक है, पीत का अर्थ क्या होता है, पीला, अंबर का अर्थ क्या होता है, आकाश, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, ये आता है आपका बहुब्रीहि समास के रूप में। जब आप उसका अर्थ बोल रहे हो कि पीला है अंबर जिसका, लेकिन आप इसी पीतांबर का अर्थ अगर आप बोले कि पीला है जो अंबर, अंबर का अर्थ क्या बोल रहे हो, वस्त्र है, अंबर का अर्थ, सॉरी मैं आकाश बोल दिया था, अंबर का अर्थ क्या हो गया है, वस्त्र है। तो वस्त्र, वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, अगर ये बोल रहे हो पीला है जो वस्त्र, तब वहां पे आएगा कर्मधारय समास। लेकिन इन दोनों बातों को हम डिस्कस करेंगे जब कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास की चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये बोले कि पीतांबर का संधि विच्छेद क्या होगा, पीत प्लस अंबर। ध्यान दीजिएगा, पीतांबर एक समासिक पद है जिसका आप संधि विच्छेद कर पा रहे हो। ठीक है, मैं जो लाइन अभी बोला उस चीज को दिमाग में डालिए। क्या बोला, पीतांबर एक समासिक शब्द है जिसका आप संधि विच्छेद कर पा रहे हो। तो समास होने पर हुआ ना, समास क्या है, पीतांबर एक समासिक पद है, समास होने पर संधि, जहां संधि संभव होती है, संधि संभव हुआ पीत प्लस अंबर के रूप में, जहां पे कौन सी संधि आता हुआ आपको दिख रहा है, दीर्घ स्वर संधि, वहां नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है समास व संधि में अंतर, इस पे चर्चा करते हैं। समास में दो पदों का योग होता है, लेकिन संधि में क्या होता है, दो वर्णों का योग होता है। अब देखो पीतांबर में भी क्या हो रहा है, पीतांबर इन दोनों नियमों को क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। पीत प्लस अंबर, यहां पे संधि होता हुआ दिख रहा है। पीतांबर, पीत एक अलग शब्द, अंबर भी एक अलग शब्द, दोनों शब्द मिलकर क्या बताए, दोनों शब्द मिलकर एक अर्थ प्रकट किए हैं। ठीक है, तो समास में दो पदों का योग होता है, लेकिन संधि में क्या होता है, वर्णों का योग होता है। ठीक है, जबकि संधि में वर्णों के मेल से, संधि में वर्णों के मेल से विकार होने का गुंजाइश पैदा होता है, जबकि समास में वर्णों के विकार से उसमें कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यही बात यहां पर है कि संधि में वर्णों के मेल से विकार की गुंजाइश होती है, लेकिन समास को वर्णों के मेल या विकार से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तीसरे अंतर में चलते हैं। संधि के तोड़ने को क्या बोलते हैं हम लोग, विच्छेद कहते हैं, जबकि समास के तोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। समास के तोड़ने को विग्रह कहते हैं, समास के तोड़ने को व्यास कहते हैं, ये मत बोलिएगा। समास के तोड़ने को विग्रह, समास का विलोम होता है व्यास, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए समास के तोड़ने को विग्रह तो कहते हैं, ये पता है आपको। अब ऐसा लिख के दिया कि समास के तोड़ने को क्या देते हैं, अब वहां पे आपको ऑप्शन ही नहीं दिया है विग्रह, तो उस दौरान क्या रहेगा, आपको दिया रहेगा ऑप्शन व्यास। ठीक है, उम्मीद है मैं क्या बोल रहा हूं चीजें समझ में आ रही होगी। क्या बोले, समास को तोड़ने को क्या बोलते हैं, तो समास के तोड़ने को बोला जाता है विग्रह। अब ऑप्शन में तो विग्रह है ही नहीं जी, तो क्या रहेगा, ऑप्शन में व्यास रहेगा। उस दौरान हमको आंसर क्या डालना पड़ेगा, मजबूरी है अपनी, जान रहे हैं विग्रह होता है, लेकिन फिर भी हमको क्या डालना पड़ेगा, वहां पे व्यास डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में विग्रह मौजूद है ही नहीं। तो ये भी है कि कंपटीशन एग्जाम आपको ऑप्शन के अनुसार प्रश्नों को डील करना भी सिखवाता है। ठीक है, आगे संधि में समास नहीं होता है, जबकि समास में संधि होता है।
अभी मैं जो उदाहरण समझाया उसी से समझ में आ गया कि पीतांबर समास, पीतांबर शब्द क्या है, एक समासिक शब्द भी है, जबकि इस पीतांबर का मैं संधि विच्छेद भी कर पाया हूं। लेकिन आपको संधि वाले शब्दों में ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जो कि संधि के अलावा, संधि पद के अलावा समासिक पद भी हो। ठीक है, तो इसी बात को यहां पे लिखा गया है कि संधि में समास नहीं होता है, जबकि समास में संधि होता है। ठीक है, आगे समास के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मैं पूरे बेसिक से आ रहा हूं कि समास किसे कहते हैं, वहां से उसका अर्थ और उसका विलोम, हर एक चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चीजों को अच्छे से समझिए, ध्यान से देखते रहिए, एकदम ईमानदारी से नोट्स बनाते रहिए। हर एक चीजों को करने में बहुत मेहनत लगता है। हर एक टीचर को, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, हर एक टीचर अपने आप में बेहतरीन है, अपने आप में बेस्ट है। ठीक है, तो जितना ही पढ़ रहे हैं, जितने भी टीचर से पढ़ रहे हैं, उन सब टीचर्स का, आप इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी टीचर से पढ़ रहे हैं, उन सब टीचर्स का मेहनत लगा हुआ है आपके प्रति, आपको सफल करने के प्रति। जैसे कि मैं खुद यहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें लिख के दे रहा हूं, तो इसमें भी बहुत टाइम लगता है। पढ़ने में टाइम नहीं है, आपको वीडियो देखने में टाइम नहीं है, लेकिन आप खुद देखना, इन सब चीजों को अगर आप नोट्स बनाने बैठ रहे हो तो नोट्स बनाने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा होगा बजाय पढ़ने के। वही चीज है कि हर एक टीचर अपने आप में आपको 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ईमानदारी से पढ़िए, पढ़ते रहिए। जब वैकेंसी आएगा तब वहां पर फिर इसका परिणाम आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समास के प्रकार या समास के भेद। 6 प्रकार होते हैं समास के। पहला है अवयवी भाव समास। ध्यान से सुनिएगा, समास के प्रकार या भेद को मैं कितने रूप में बांटा हूं? 6 रूप में। आपको डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आंसर है डायरेक्ट 6। लेकिन आपको पूछेगा पदों की प्रधानता या प्रयोग के आधार पर, और वहां पे रहेगा ऑप्शन 6 भी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा 6 भी रहेगा। उस दौरान हमको 6 उत्तर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि वो पूछा है पदों की प्रधानता या प्रयोग के आधार पे पूछा है। अगर वो पूछा पदों की प्रधानता या प्रयोग के आधार पर समास के कितने भेद हैं, तो समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, जबकि अब वो 4 भेद कौन से हैं, उसमें उसको बताने से पहले मैं 6 भेद बताता हूं। 6 भेद क्या है आपका? अवयवी भाव समास। हिंदी में समास के प्रकार कितने हैं? 6। तो अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, फिर है द्वंद्व समास, फिर बहुब्रीहि समास। ये तो 6 प्रकार हुए। ये 6 प्रकार हैं हिंदी के समास के अनुरूप में। जबकि आपको पदों की प्रधानता या प्रयोग के आधार पर पूछ रहा है तो 4 भेद। वो 4 भेद कौन से हैं? अवयवी भाव, तत्पुरुष, फिर द्वंद्व, फिर बहुब्रीहि। तो बाकी ये कर्मधारय और द्विगु कहां चले गया? कर्मधारय और द्विगु कहां चले गया? तो आप जब तत्पुरुष समास पढ़ोगे, हम इसके बाद अवयवी भाव समास के बाद वही पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को आप जब पढ़ोगे तो तत्पुरुष समास 2 प्रकार के होंगे मेन रूप से। एक है समानाधिकरण तत्पुरुष समास और एक है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। क्या बोले? 2 समास होंगे तत्पुरुष समास के, 2 भेद होंगे। एक है समानाधिकरण तत्पुरुष समास और एक है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास कारकों पर आधारित रहता है, जबकि समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत में क्या पढ़ने वाले हो आप? कर्मधारय समास और द्विगु समास को पढ़ते हो। इसलिए क्या है, मान लो आपको द्विगु समास का उदाहरण दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बात बोल रहा हूं। द्विगु समास का उदाहरण दिया है, लेकिन द्विगु समास आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है। क्या बोले? जैसे कि चौराहा बोल रहा हूं मैं, तो 4 राहों का समाहार, इसका विस्तार किस रूप में करते हो आप? विग्रह जब इसका करोगे, चौराहा का विग्रह आप कर रहे हो, तो ये होता है 4 राहों का समाहार या 4 राहों का समूह। अब ये तो उदाहरण है किसका? द्विगु समास का, लेकिन ऑप्शन में द्विगु समास तो दिया ही नहीं है। तो उस दौरान अपना आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। क्यों होगा तत्पुरुष समास? क्योंकि द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत में आता है। इसलिए मेरे को आंसर उस टाइम क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? तत्पुरुष समास सिलेक्ट करना पड़ेगा।
अब फिर वही बात, आपको दोनों ऑप्शन में दिया है, दोनों ऑप्शन में दिया है तो सिंपल सी बात है, वहां पे जब आपको द्विगु समास दिया हुआ है तो द्विगु समास ही क्या होगा, वहां पे आंसर होगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्लास में, आगे बढ़ते जाएंगे, आपको हर एक चीजें अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं, कौन कौन सा बोल रहे हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, उसके बाद है द्वंद्व समास, उसके बाद है बहुब्रीहि समास। अब याद रखेंगे, ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास में पश्च पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में पश्च पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जब मैं अव्ययी भाव समास का यहां से उदाहरण आऊंगा, रात रात, हाथ हाथ, गली गली, तब मैं अभी आज की ही क्लास में तब मैं किसकी बात करूंगा, द्वंद्व समास की भी बात मैं थोड़े सा करूंगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होगा। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होगा, वो दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर इशारा करेंगे। जैसे कि नीलकंठ, 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 नीला है कंठ जिसका, अर्थात गला, नीला है कंठ जिसका। अब आप देखो, आप ना तो उस नीले के बारे में बात कर रहे हो, ना तो उस कंठ के बारे में बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो दोनों पदों को मिला के किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो। यही तो बोले नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन होते हैं, सबके देव महादेव। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात आप महादेव जी के बारे में बात किए, शंकर भगवान के बारे में बात किए हो, तो ये कौन सा समास का उदाहरण होता है, बहुब्रीहि समास का, जहां पर हम लोग और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे बहुब्रीहि समास के उदाहरणों के साथ। ठीक है, फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने 6 समास में से पहले समास की ओर। उस पहले समास के अंतर्गत में कितने सारे उदाहरण हैं उसको मैं लिखा हूं, और ऐसा नहीं है कि इतने ही बस उदाहरण है, इसके आगे के क्लास में अन्य उदाहरणों की भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अव्ययी भाव समास पहला है, अव्ययी भाव समास, नाम में ही क्या दिख रहा है, अव्यव, अव्यव। अब देखो अव्यव कहते किसे हैं, तो ऐसा शब्द ध्यान से सुनिएगा, ऐसा शब्द जिस पर लिंग वचन कारकों का कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा शब्द जिस पर लिंग वचन कारकों का कोई प्रभाव ना पड़े, अव्यव कहलाता है। ऐसा शब्द जिस पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव ना पड़े, क्या कहलाता है, अव्यव कहलाता है। अब भाई जब ये खुद अव्यव हैं और ये किसी पद के साथ अगर जुड़ गए, ये अव्यव किसी पद के साथ अगर जुड़ गए, तो उस पूरे पद को क्या कर देंगे, अविकारी बना देंगे। मतलब कि उस पूरे पद पर ना तो लिंग का प्रभाव पड़ेगा, ना तो वचन का प्रभाव पड़ेगा, ना तो कारक का प्रभाव पड़ेगा। अब मैं जो बातें बोल रहा हूं वो बातें आपको पूरा अच्छे से समझना है, तो उदाहरणों को देखिएगा। मैं एक उदाहरण से इस बात को मैं आपके समक्ष में स्पष्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यव हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, पूर्व पद। अच्छा, पूर्व पद है, पूर्व पद का उल्टा होगा आपका उत्तर पद। पूर्व मतलब पहले, ठीक है, और उत्तर मतलब कि बाद का, या फिर पूर्व पद का विलोम कहलाएगा आपका पर पद। ठीक है, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। अव्यव होने के कारण संपूर्ण समासिक पद क्या हो जाता है, अविकारी होता है। अब यही तो मैं अभी समझाया आपको कि अविकारी का अर्थ क्या है, पद में, अर्थात पद में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा, का इन सब लिंग वचन और कारक के आधार पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला उस समासिक पद में। अब उदाहरणों से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, मैं यहां पर बोला क्या चीज। ठीक है, उदाहरण है जैसे यथाशक्ति है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का ये विग्रह है, विग्रह क्या होता है, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति क्या है, समासिक पद। कौन सा समासिक पद है, तो वह है अव्ययी भाव समासिक पद है। एग्जाम में क्या किया जाता है, सबसे
महत्वपूर्ण प्रश्न समास से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होता है, आपको कोई शब्द दिया रहेगा, समासिक शब्द दिया रहेगा या समासिक पद बोल सकते हैं, दिया रहेगा और आपसे पूछा जाता है कि कौन से समास का उदाहरण है, कौन से समास का उदाहरण है। और आपके लिए अच्छी बात यही है कि मैं जितना यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं जितना लिखा रहूंगा वही वही शब्द आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब जैसे इस उदाहरण की बात कर रहा हूं मैं, यथाशक्ति है, यथाशक्ति मतलब कि शक्ति के अनुसार। अब आपको कैसे समझ में आया कि यथाशक्ति एक अव्ययी भाव समासिक पद है, ठीक है। अब देखो, इसको मैं बोल रहा हूं कि मैं यथाशक्ति काम करता हूं, मैं यथाशक्ति काम करता हूं। ध्यान से सुनिए, किस लिंग का आपको बोध हो रहा है यह वाक्य बोलने पर, मैं यथाशक्ति काम करता हूं मतलब कि मैं शक्ति के अनुसार काम करता हूं। तो करता हूं बोले ना आप, यहां पर करता हूं मतलब कि लड़के की बात किया जा रहा है। यह बात कौन बोल रहा है, कोई लड़का बोल रहा है। अगर यही चीज बोलता, क्या चीज, मैं यथाशक्ति काम करती हूं, मतलब क्या हुआ, अब लिंग बदल गया है। ध्यान दीजिएगा, लिंग बदला, लिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया है, लेकिन पहले भी यथाशक्ति शब्द ही आ रहा था वाक्य में। मैं यथाशक्ति काम करता हूं, मैं यथाशक्ति काम करती हूं। तो यथाशक्ति चेंज नहीं हुआ है, इसलिए यथाशक्ति क्या कहलाएगा, आपका अव्ययी भाव समासिक पद कहलाएगा। और अव्ययी भाव समासिक पद आपको पूछा जाएगा एग्जाम में और दे दिया इसको कि यथाशक्ति क्या है, तो वहां पर आपको क्या आंसर देना है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। अब ये तो हो गया लिंग के अनुसार। अब मैं बोलता हूं वचन के अनुसार। अगर वचन के अनुसार मैं बोला कि मैं यथाशक्ति काम करता हूं, ये तो हुआ एक वचन हुआ है कि वह यथाशक्ति काम करती है, ये भी एक वचन हुआ है। अब मैं बोलता हूं कि अब वे बोल दिया मैं, मतलब कि बहुवचन चले गया। वे बोला तो जैसे कहां चले गया, बहुवचन में चले गया। तो वे यथाशक्ति काम करते हैं, वे शक्ति के अनुसार काम करते हैं। वाक्य बन गया आपका बहुवचन वाक्य, लेकिन बदलाव नहीं हुआ कौन सा शब्द, यथाशक्ति शब्द में। इसलिए यथाशक्ति शब्द में न तो लिंग का वचन पड़ा, आप यथाशक्तियों थोड़ी बोले, यथाशक्ति ही बोले ना उस बहुवचन वाले वाक्य में भी। इसलिए यथाशक्ति पर न तो लिंग का प्रभाव पड़ा, न वचन का और न कारक का भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण को आप अच्छे से देखिए, मैं क्या क्या लिखा हूं, यथाशक्ति और इसका विग्रह इधर भी लिखा हुआ हूं। यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार, मति मतलब बुद्धि के अनुसार, यथेच्छा। अब देखिए, यथाशक्ति का संधि विच्छेद नहीं हो सकता है। यहां पर तो दो पद हैं, एक है यथा और दूसरा है शक्ति। यथा प्लस मति का भी संधि विच्छेद नहीं होगा। यथा प्लस मति करके नहीं लिखोगे, ये दो अलग से पद हैं जिनों का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, यथा और मति का। यहां पर देखेंगे यथेच्छा, यथेच्छा। अब इसको हम लोग संधि के उदाहरण में भी पढ़े। यथेच्छा, यथा प्लस इच्छा, यथा प्लस इच्छा, इसका संधि विच्छेद यही होता है ना, यथा प्लस इच्छा हुआ तो क्या होगा, यथेच्छा। तो यथेच्छा का अर्थ क्या समझ में आता है, इच्छा के अनुसार। यथेच्छा संधि पद भी है और समासिक पद भी है। इस समासिक पद का आप संधि रूप बोल पाए, लेकिन कई संधि शब्द जो रहेंगे उसका समासिक शब्द आप नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो यही लाइन यहाँ पे लिखा है कि संधि में समास नहीं होता है, जबकि समास में क्या होता है, संधि होता है। तो उसके बाद आते हैं यथा स्थिति, तो स्थिति के अनुसार। यथार्थ, यहां पर भी संधि, यथा प्लस अर्थ, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण आ गया। यथा प्लस अर्थ, यथा अर्थ के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यथा रुचि, रुचि के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा संभव, संभव के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा साध्य, साध्य के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। और लिखा है यथावसर, यथावसर मतलब कि अवसर के अनुसार। तो जितने भी शब्द हैं, और देखना हर जगह क्या आ रहा है, यथा 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 आ रहा है। तो आपके लिए ट्रिक भी हुआ कि जिस भी समासिक पद में पहले क्या लिखा हुआ दिखे, आपको यथा लिखा हुआ दिखे, वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा।
ये तो हुआ यथा से संबंधित। अब चलते हैं आ से संबंध, आ उपसर्ग से, आ उपसर्ग से संबंधित समासिक शब्द। आ समुद्र, आ समुद्र मतलब कि समुद्र तक, ठीक है, समुद्र पर्यंत मतलब कि समुद्र तक ही है, या तो समुद्र पर्यंत। अब ध्यान दीजिएगा, आ समुद्र का समासिक विग्रह बोल दिया जाए आपको, समासिक शब्द आ समुद्र का विग्रह रूप क्या होगा। अब आपको ऑप्शन दिया है समुद्र तक दिया, और दिया ऑप्शन समुद्र पर्यंत, समुद्र पर्यंत दिया। दो ऑप्शन आपको और जो भी दिए, लेकिन ये दो ऑप्शन आपको दे दे, समुद्र तक भी दिया है और समुद्र पर्यंत भी दिया है, तो उस दौरान अपना आंसर क्या होगा, समुद्र पर्यंत, क्योंकि समुद्र पर्यंत से ही आया समुद्र तक। अब समुद्र पर्यंत नहीं दिया है, समुद्र पर्यंत नहीं दिया है ऑप्शन में, तब आपको ऑप्शन देगा समुद्र तक, ऑप्शन में देगा, ठीक है। फिर है अजानु बाहु, इसके बारे में अभी बात की है कि यहाँ पे 3 पद दिख रहे हैं। आ आपका उपसर्ग पद के रूप में है, जानू, जानू मतलब कि होता है घुटना, बाहु मतलब कि होता है भुजा, तो इसको आपको समानार्थी शब्द में भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जानू का अर्थ होता है, जानू का अर्थ होता है घुटना, जबकि बाहु, बाहु का अर्थ होता है भुजा, ठीक है। तो घुटने से भुजाओं तक। आजीवन, आजीवन का अर्थ क्या हुआ, जीवन पर्यंत। आजन्म, जन्म पर्यंत। आमरण, मरण पर्यंत या मरण तक। आपाद मस्तक, यहां पर भी क्या मिल गया आपको, 3 पद मिल गए। आ आपको उपसर्ग पद के रूप में, पाद मिला है, पाद मतलब कि पैर, ठीक है। दूसरा शब्द के रूप में मस्तक मतलब कि मस्तिष्क है, तीसरे शब्द के रूप में। तो पाद से मस्तक तक अर्थात पैर से लेकर सिर तक, ठीक है। आकंठ, कंठ, आ कंठ, तो कंठ से लेकर, ठीक है। आकंठ मतलब कंठ से लेकर। अब मैं बोला आ कंठोष्ठ, आ कंठोष्ठ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोला, आ कंठोष्ठ, ओष्ठ बोल रहे हैं कहां तक, होंठ तक की बात किया जा रहा है। कंठ मतलब कि गले से, आ कंठोष्ठ, ठीक है। तो कंठ से लेकर ओष्ठ तक, इसका मतलब क्या समझ में आ कंठोष्ठ, क्या समझे, कंठ से लेकर ओष्ठ तक, ओष्ठ मतलब कि होंठ तक, ठीक है। आ सेतु, सेतु मतलब, आ सेतु मतलब कि सेतु तक। रात रात, अब ध्यान दीजिएगा, अब भी मैं बोला था कि यहां इस उदाहरण में जब आऊंगा मैं तो द्वंद्व समास का उदाहरण दूंगा। जैसे कि आपको जब द्वंद्व समास पढ़ोगे तो कहीं कहीं पर लिखा आता है कि जहां पर भी आपको योजक चिन्ह वाला समासिक पद दिखे वहां पर द्वंद्व समास होता है, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल मत जाइएगा कि जहां पर योजक चिन्ह दिखा वो द्वंद्व समास का उदाहरण है करके। द्वंद्व समास क्या बतलाता है आपको, योजक चिन्ह लगा रहेगा लेकिन दोनों पद क्या रहेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं। जैसे दोनों पद क्या रहते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं। जैसे कि मित्र अमित्र करके लिख के दे दिया आपको, मित्र और अमित्र, मित्र फिर योजक चिन्ह दे दिया आपको अमित्र। तो एक तो मित्र का अर्थ होता है दोस्ती से, जबकि अमित्र का अर्थ होता है शत्रुता से। तो विलोम शब्दों का वहां पे क्या पाया जाता है, जोड़ा पाया जाता है, और उन दोनों जोड़ों के बीच में क्या रहता है, योजक चिन्ह, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको विलोम शब्द नहीं मिलेंगे जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ हो। यहां पर जैसे कि रात और रात के बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह। तो इस योजक चिन्ह को देखकर आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। तो रात या फिर रातों रात लिख के देगा, ये किसका उदाहरण है, अवयवी भाव समास का उदाहरण है, जिसका अर्थ क्या होता है, रात ही रात में। पूरा ये अवयव शब्द है, अवयव शब्द हाथ हाथ या हाथों हाथ, हाथ हाथ या हाथों हाथ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ ही हाथ में। जैसे बोलते हो ना कि कोई सामान लाए, आप कोई सामान लाए, पटाखा लेके आए, दिवाली के दिन में पटाखा लेके आए, लाए, इतना ज्यादा मांग था उस पटाखे का कि वो आया और बिक गया। तो आप बोलते हो कि मैं पटाखा लेके आया जो कि हाथों हाथ बिक गया। हाथों हाथ बिक गया मतलब कि तुरंत बिक गया। तो यही तो बोले, हाथ हाथ या फिर हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में बिक जाना, ठीक है। गली गली मतलब कि प्रत्येक गली में। आगे है साफ साफ, बिल्कुल साफ के लिए एक और एक या फिर एकाएक, उसके लिए क्या आएगा, एक के बाद एक। खंड खंड क्या होगा,
एक खंड से दूसरा खंड, घर घर, एक घर से दूसरा घर, पास पास, पास ही पास में, बीचों बीच, बीच ही बीच में। द्वार द्वार क्या लिखा है, प्रत्येक द्वार में। गांव गांव क्या लिखा, प्रत्येक गांव में। कानो कान, कानो कान, कानो कान खबर पहुंचने की बात है। कानो कान मतलब कि तुरंत तुरंत किसी कोई खबर तुरंत तुरंत का वायरल हो जाना, जो कि आज के समय में होता है। ठीक है, कानो कान, कान ही कान में। नगर नगर, नगर ही नगर में। तो ये थे आपके पूरे अवयवी भाव समास के आज के उदाहरण, लेकिन आगे के क्लास में और उदाहरण मैं आपको आपके सामने रखूंगा। आगे के क्लास में हम उसके साथ इसके आगे के उदाहरण में बढ़ेंगे, फिर हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे, जहां पे हम लोग और अच्छे से चीजों को डिस्कस करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल चिंता किए बिना पढ़ते रहिए। धन्यवाद।